दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। हमें ये पता चला कि ये वीडियो स्पष्ट दिख नहीं रहे हैं, इसलिए हमने इसको दोबारा बनाने का प्रयास किया है। अब की बार देखिए और कमेंट ज़रूर करिएगा कि ये कैसे दिख रहे हैं। आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इनको अच्छे से सुनिए, देखिए और फिर नोट कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। ये 1857 की क्रांति जो आपके पैटर्न और आपके सिलेबस में ये दिया हुआ है, इससे बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इनको ध्यान से देखिए और समझिए। इसमें जो आपका ये दिया हुआ है पहला पॉइंट कि इस क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामरस्टन थे, इसको ध्यान रखेंगे। मुग़ल सम्राट इस समय कौन था, तो बहादुर शाह जफ़र, और इनको बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। जफ़र इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जफ़र नाम से अपनी कविताएं लिखा करता था, तो जफ़र के नाम से जफ़र इनका उपनाम है। फिर यहाँ पर देखें, विद्रोह को दबाने के लिए नियुक्त सेनापति कैंपबेल था, तो कैंपबेल को ध्यान रखेंगे कि पूछ लिया जाता है कि 1857 की क्रांति के समय दिल्ली का दमन कौन कर रहा था, तो कैंपबेल था। इस विद्रोह का जो दमन तो ये कैंपबेल कर रहा था, और इस विद्रोह का जो प्रतीक था वो कमल का फूल और रोटी, ये ध्यान रखिएगा, ये प्रतीक चिन्ह था, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके कारण क्या थे? इसके कारण थे वेलेजली की सहायक संधि। उस समय वेलेजली विभिन्न राजाओं से, विभिन्न जो है छोटे छोटे शासकों से सहायक संधि कर लेता था। और सहायक संधि करने के बाद, सहायक संधि मतलब कि ज़रूरत पड़ने पे आपकी हम रक्षा करेंगे, आपकी मदद करेंगे, लेकिन वो मदद करने के बाद फिर उसके एवज में, उसके बदले वो उसका राजा का साम्राज्य ले लेता था। और दूसरी चीज़ है सहायक संधि, इसको जो है बहुत ही राजा महाराजाओं को बहुत ही घातक सिद्ध हुई। तो ये भी एक, इसके पीछे भी लोगों के अंदर असंतोष था, तो ये ध्यान रखिएगा। भारत का प्रथम, इससे पहले 1806 का वेल्लोर का युद्ध हुआ था, तो वेल्लोर का युद्ध भी इसका कारण बना। और तीसरा कारण यह था कि डलहौजी की हड़प नीति। डलहौजी की जो हड़प नीति थी, ये भी 1857 के विद्रोह का एक कारण था, क्योंकि ये डलहौजी जब आया गवर्नर जनरल बनकर के, तो इसने जो है राज्यों को हड़पना शुरू किया था और ज़बरदस्ती हड़पना शुरू किया था। इससे असंतुष्ट और एक अंदर ही अंदर एक असंतोष की आग जल रही थी, जिसका ये भी एक प्रमुख कारण था। फिर इसके बाद में कैनिंग की सैन्य संहिता, समान सैन्य संहिता। समान सैन्य संहिता का मतलब ये है कि कैनिंग जब आया गवर्नर जनरल बन करके, और इसके बाद यही पद आगे चल के वायसराय बन जाता है, तो ये जो है एक ऐसा नियम लाया, कहा कि कोई भी कानून होगा वो भारतीय सैनिकों के लिए और ब्रिटिश सैनिकों के लिए एक समान होगा, और जहाँ भी कहा जाएगा, जहाँ भी लड़ने के लिए भेजा जाएगा, भारतीयों को जाना पड़ेगा और वो इससे जाने से मना नहीं कर सकते। तो ये समान सैन्य संहिता थी, जिससे भारतीय सैनिकों ने इसका भी विरोध किया और अंदर ही अंदर असंतोष था। इसके बाद में दिसंबर 1856 में ब्राउन बेस की जगह, यहाँ पर एक सबसे बड़ा कारण ये था कि पहले ब्राउन बेस नामक राइफल्स का प्रयोग होता था, और इनकी जगह पर इनफील्ड राइफल्स का प्रयोग किया गया। और जब ये लाया गया तो कहते हैं कि इसमें गाय और सूअर की चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग किया जाता था, जो दांत से छील करके फिर उसमें भरा जाता था, जो कि ये हिंदू धर्म के विरुद्ध था। और ये इससे लोग बहुत सी असंतुष्ट हुए, इसका काफ़ी विरोध हुआ, और विरोध करने वाला सबसे पहले 1857 में बैरकपुर छावनी के सैनिक द्वारा किया गया। और क्या हुआ कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से सबसे पहले बैरकपुर छावनी के लोगों ने इसको प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। और इनकार करने वाले में सबसे पहले मंगल पांडे ने 1857 को लेफ्टिनेंट वॉग और होसन को गोली मारकर हत्या करने के रूप में अपना जो विरोध है वो प्रकट किया था। तो ये ध्यान रखिएगा, मंगल पांडे ने सबसे पहले इसका जो है, अंग्रेज़ ये अधिकारी थे, अंग्रेज़ अधिकारियों को हत्या करके अपना विरोध दिखाया था। तो ये और हुआ क्या, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के बाद फिर मुकदमा चलाया गया और अंत में इनको
इनकी जो है फिर इनको क्या हुआ, फांसी दे दी गई। तो मंगल पांडे ये फांसी दे दी गई थी 8 अप्रैल 1857। तो डेट ध्यान नहीं रखना है, इतना ध्यान रखिएगा कि मंगल पांडे ने जो है सबसे पहले विरोध किया था और ये बैरकपुर छावनी के थे। ये 34वीं बैरकपुर छावनी के थे। आगे हमने इसका जिक्र किया है। आगे देखें इसका परिणाम क्या हुआ। परिणाम हुआ कि फांसी दे दी गई और कहते हैं कि इन्होंने जो है फांसी पर झूलते हुए इन्होंने एक नारा दिया था, हल्ला बोल। और जो है ये ध्यान रखिएगा कि नारा किसका है, तो हल्ला बोल का नारा इन्होंने दिया था। और इन्होंने एक जंग ए आज़ादी नामक संगठन भी बनाया था। तो ये किसका संगठन है ये भी ध्यान रखना। और मंगल पांडे 34वीं छावनी के ये सैनिक थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु। इसके बाद इस विद्रोह की आग धीरे धीरे और बढ़ती गई। इसकी आग जो है सर्वप्रथम कहते हैं कि जब बढ़ती गई तो इसकी सर्वप्रथम फिर शुरुआत इस आंदोलन की आग जो है 8 यहाँ पर देखें 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई थी और मेरठ से चल कर के कहाँ पहुँची, ये दिल्ली पहुँची। तो दिल्ली ध्यान रखिएगा, दिल्ली में यहीं तब उसमें बहादुर शाह जफ़र हुआ करते थे, यहाँ का मुगल सम्राट। इन्हीं के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ और बहादुर शाह जफ़र को जो है ये तैयार कर लिया इसका समर्थन करने के लिए। और फिर ये दिल्ली पर उसी समय दिल्ली पर ये बैठाए भी गए। दिल्ली का नेतृत्व एक तरीके से नेता के रूप में चुना गया और उसका बखूबी इन्होंने निभाया भी अपना उत्तरदायित्व। लेकिन ये बहुत बुजुर्ग होने के नाते इसको सही से निभा नहीं पाया। दूसरी चीज़ ये है कि इसको फिर अंग्रेज़ों ने दबाया और इतना दबाया कि बहादुर शाह जफ़र और इनकी पत्नी दोनों जो है भाग करके, और फिर अभी हम आपको बताते हैं आगे कि भाग करके और हुमायूं के मकबरे में जा कर के शरण लिया था। तो ये ध्यान रखिएगा, इस आंदोलन के प्रत्यक्षदर्शी मिर्ज़ा गालिब हुआ करते थे। इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देखा, इनका संबंध आगरा से है। इन्होंने ये देख करके, दृश्य देख करके कहा था, ऐ खुदा इतना खून तो दिखाया, अब और क्या देखना बाकी है। यानी कि इस आंदोलन में बहुत सारे लोगों की हत्याएं भी की गई। इसको कुचलने के लिए कैम्पबेल ने बहुत जो है लोगों की हत्याएं करवाई, कुचला। इस तरह से ये देख करके ये लाइनें मिर्ज़ा गालिब की हैं। इन्होंने देख नहीं गया तो ये पंक्तियां उनके मुँह से निकली थी, बहुत ही फेमस है। कैम्पबेल इस आंदोलन को कुचलने में क्या रहा, कामयाब रहा और बहादुर शाह जफ़र भाग करके हुमायूं के मकबरे में शरण ली थी। वहाँ से अंग्रेज़ों ने पकड़ करके यहाँ से पकड़ लिया और पकड़ करके अंग्रेज़ों ने रंगून भेज दिया, बर्मा जिसको अब म्यांमार कहा जाता है, यहाँ भेज दिया और फिर इनकी यहीं मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा जगह जगह आंदोलन की आग ये भड़कने लगी और भड़की और वहाँ अलग अलग नेतृत्व भी हो रहे थे, नेतृत्वकर्ता भी थे, जिनको हम संक्षेप में जो आपसे प्रश्न के रूप में जो पूछे जाते हैं वो इस प्रकार है, इनको ध्यान दें। जैसे इसमें है बरेली में जो आंदोलन हो रहा था उसका नेतृत्व कर रहे थे खान बहादुर। झांसी में जो हो रहा था वो रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। फिर बाद में ये लड़ते लड़ते और ये फिर अंत में कहते हैं कि शहीद हो गई और ये फिर इनकी जो समाधि है वो ग्वालियर में है। लखनऊ का नेतृत्व बेगम हजरत महल कर रही थी और बिरजेश कादिर, इनका जो एक बेटा है बिरजेश कादिर, उनका भी नाम आता है। तो लखनऊ से बेगम हजरत महल और बिरजेश कादिर कर रहे थे। यहाँ पर देखें कानपुर जो है यहाँ पर नाना साहब के बचपन का नाम धोधूपन था। तात्या टोपे दोनों लोग मिलकर कर रहे थे। तात्या टोपे का नाम असली नाम जो है रामचंद्र पांडुरंग था। तो ध्यान रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जगदीशपुर का नेतृत्व कुंवर सिंह कर रहे थे। असम दीवानी, यहाँ पर देखें असम जो है एक कहते हैं कि दीवान मनीराम दत्त हुआ करते थे, इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। और फैजाबाद का नेतृत्व मौलवी अब्दुल्लाह शाह कर रहे थे। तो यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है, इनको विशेष ध्यान रखेंगे। आगे देखें, झांसी में 1857 का जो विद्रोह हुआ, सबसे पहले रानी लक्ष्मीबाई इसमें नहीं भाग ली थी। उनको साहस मिला
जब काले खां ने इसकी शुरुआत कर दिया, और जब काले खां ने इसकी शुरुआत किया तो फिर रानी लक्ष्मीबाई भी उसमें कूद पड़ी और जम करके जो है अंग्रेज़ों का जो है इसमें सामना ज़बरदस्त किया था। रानी लक्ष्मीबाई के कूदने के बाद फिर इसका कारण क्या था? कारण ये था कि दत्तक पुत्र इनका जो है, इनके पुत्र नहीं थे, दत्तक पुत्र जो है एक गोद लिया था पुत्र, जिसको दत्तक पुत्र कहते हैं, उसको अंग्रेज़ों ने इनका पुत्र मानने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि इनकी जो संपत्ति है, इनकी जो जितनी भी सारी संपत्ति थी वो सब हड़पना चाहते थे। इस वजह से इनके अंदर एक ज़बरदस्त गुस्सा भरा हुआ था और वो मौका पा करके अंग्रेज़ों के विरुद्ध उतर आई और कूद पड़ी। स्वतंत्रता विद्रोह, जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था इसमें, और जम करके इसका विरोध किया, अंग्रेज़ों का मुकाबला जम करके किया। और कुछ बातें और रानी लक्ष्मीबाई के हम जान लें कि रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म है वो बनारस, जिसको हम वाराणसी कहते हैं, है ना, अब इस समय बनारस या वाराणसी एक ही नाम है, ज़िले के भदैनी में मोरोपंत तांबे के घर में हुआ था। तो इतना ध्यान रखना है। कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें देख लें, जैसे मौलवी अहमदुल्लाह, इनका संबंध फैजाबाद से है। इन्होंने क्या किया था? 1857 की क्रांति में जो है इन्होंने जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का मतलब है हिंदू धर्म सब एक है और एक हो करके जो है ये धर्म की लड़ाई है, हिंदू धर्म यानी एक हो करके और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ना है। बिहार का जो है सिंह किसको कहते हैं? तो वीर कुंवर सिंह को कहा जाता है, क्योंकि ये बिहार से नेतृत्व कर रहे थे। और 1857 के विद्रोह में सबसे ज़्यादा अगर सेना गई थी लड़ने के लिए अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ने के लिए, तो अवध प्रांत से गई थी। यहाँ पर देखें 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफ़र, ये जफ़र के नाम से कविताएं लिखा करता था, ये हमने यहाँ पॉइंट लिख दिया है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज़ों की सर्वाधिक सहायता जो है किसने किया? तो ग्वालियर के सिंधिया ने किया था। ग्वालियर की सिंधिया यानी ये अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ रहे थे, अंग्रेज़ों की तरफदारी कर रहे थे, तो ये बहुत बड़े अंग्रेज़ों के समर्थक थे। तो इन्हीं की वजह से जो है सिंधिया के क्षेत्र में जो है अंग्रेज़ों को विजय भी मिली और ये काफ़ी सहायता अंग्रेज़ों की किया था। इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित आपको एकदम सिलेक्टेड पढ़ना है, कहीं भी इधर उधर भटकना नहीं है। इतने में से ही आपको क्वेश्चन स्वतंत्रता आंदोलन से मिलेगा, एकदम 100% आपको विश्वास दिलाते हैं। इसको अच्छे से पढ़िए और नोट कर लीजिए। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें की चर्चा कर लेते हैं, जैसे द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये वी.डी. सावरकर की है। एक किताब है 1857, केवल 1857 है, इसका और कोई नाम नहीं है, ये एस.एन. सेन ने लिखा है, ये पूछा जा सकता है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। द सिपाही म्यूटनी एंड द रेबेलियन ऑफ 1857, ये आर.सी. मजूमदार की है, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये 1857 के विद्रोह के सफलता के क्या कारण थे, क्यों हम सफल रहे और अंग्रेज़ हमारे आंदोलन को दबाते चले गए, इसके कुछ प्रमुख कारण समझ लें। जैसे बहादुर शाह द्वितीय की अधिक उम्र का होना, ये अधिक उम्र मतलब ये 82 साल के थे, तो काफ़ी अच्छा नेतृत्व नहीं कर पाए। और असंगठित स्वरूप का मतलब ये है कि कुछ अंग्रेज़ों की मदद कर रहे थे, तो कुछ विद्रोहियों की आंदोलनकारियों की जो है मदद कर रहे थे, तो संगठित नहीं हो पाए। एक ही क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नेतृत्व चल रहा था और उनमें दोनों में आपस में एक संगठित रूप नहीं था कि कब कहाँ करना है, कैसे करना है, ये सब तब नहीं हो पाया। और दूसरी चीज़ है, सबसे बड़ी कमी यह थी कि जो भारतीय राजवंश या जो रजवाड़े थे, वो कुछ ऐसे चापलूस भी थे जो अंग्रेज़ों की मदद कर रहे थे। इस वजह से इसका भी प्रमुख कारण माना जाता है। इसका केंद्र बिंदु जो है केवल उत्तर भारत ही था, जिसको खास करके अवध क्षेत्र था, क्योंकि दक्षिण भारत में इसकी आग उतनी अभी नहीं पनपी थी। तो इस वजह से विभिन्न क्षेत्रों में थोड़े क्षेत्रों में उत्पन्न होने के कारण लोग जगह जगह पर अंग्रेज़ के माध्यम से, अंग्रेज़ों के सैनिकों द्वारा या अंग्रेज़ के वायसराय गवर्नर जनरल के द्वारा ये इसको दबाते चले गए।
और क्या था, बुद्धिजीवियों की सक्रिय भागीदारी। जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, ये बुद्धिजीवी वर्ग जो थे ये इस आंदोलन से दूर रहे। बुद्धिजीवी वर्ग बिल्कुल इन लोगों का साथ नहीं दिया, इस वजह से भी असफलता का मुंह देखना पड़ा। और ग्वालियर के सिंधियों ने, अभी जिसे हम पीछे भी जिक्र किए हैं, ग्वालियर के सिंधियों ने अंग्रेजों की मदद की थी। अब देखिए, कुछ इस आंदोलन का अध्ययन करने के बाद कुछ इतिहासकार ने अपने अपने हिसाब से कुछ कथन बताए हैं। इस आंदोलन को किस संदर्भ में देखा है, उस संदर्भ के अंतर्गत कुछ कथन हैं, ये ध्यान दें। जैसे 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम, यहाँ पर देखें, ना तो प्रथम और ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम। इन्हीं आरसी मजूमदार ये मानते हैं कि ये न तो प्रथम था विद्रोह, न तो ये राष्ट्रीय था, राष्ट्रीय इसलिए नहीं था क्योंकि पूरे राष्ट्र में नहीं था, और न ही स्वतंत्रता संग्राम इसको मानते हैं। तो ये आरसी मजूमदार के हिस्सा है। फिर है, यह राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सिपाही विद्रोह। डिज़रायली ने कहा कि नहीं, ये इनके आरसी मजूमदार से सहमत नहीं हुए और कहा नहीं, ये राष्ट्रीय विद्रोह था, ये सिपाही विद्रोह नहीं था कि केवल सिपाहियों से संबंधित था इसलिए सिपाही विद्रोह कर दिए। ये इसके पीछे राष्ट्र की मंशा थी, राष्ट्रीय विद्रोह था। इससे पूरे राष्ट्र में जो है एक जो है आंदोलन धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो ये डिज़रायली का कहना है। फिर ये पूर्णतः देशभक्त रहित और स्वार्थी सिपाही विद्रोह था, ये शीले का। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ नहीं था। जॉन लॉरेंस ने कहा है, ये विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के लड़ा गया और सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। ये बी.डी. सावरकर का कथन है। श्वेतों के विरुद्ध काले लोगों का संघर्ष, ये जे.के.पी. का है। और ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध है, ये S.R. रीस का कहना है। और ये देखो, यहाँ पर ये कथन नहीं है, ये पुस्तक का नाम है। ये जो हमने यहाँ लिखा है पुस्तक का नाम है, क्योंकि ये यहाँ लिख दिया गया है, कथन नहीं है। 1857 S.N. सेन की ये पुस्तक का नाम है। तो इतने महत्वपूर्ण तरीके से जो हमने ये पॉइंट निकाले हैं और ये आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान दीजिए। फिर हम अगला वीडियो आपको अगले संदर्भ में आपके पाठ्यक्रम के अनुसार देंगे। और ये वीडियो देख करके कमेंट ज़रूर करिए कि वीडियो कैसा लगा और ये स्पष्ट दिख रहा है या नहीं, समझ में आ रहा है या नहीं, ये ज़रूर बताएं, जिससे कि हम अपने जो वीडियो है उसमें कुछ सुधार कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।